अगर कोई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें WTO की, तो WTO ने खुद इजाजत दी हुई है कि कोई मुल्क अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार हो तो वो इंपोर्ट को बैन कर सकता है। बैन नहीं, मैं समझता हूँ आज हर जगह पर बोल का कैमरा खड़ा हुआ है और रिगिंग तो क्या, रिगिंग की कोशिश भी होती तो आप उसको ऐसा हाईलाइट कर करके दिखा दिए कि पूरी दुनिया कहती है क्या हो गया यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक साफ सुथरी इलेक्शन थी। वाटर बोर्ड हो, चाहे वो मास्टर प्लान हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, KDA हो, LDA हो या SBCA हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसको बना दिया है, ये तमाम बल्दियाती इदारे हैं। ये बल्दियात का काम होना चाहिए ताकि हो कोई भी हो। लीडरशिप में कोई सिंसियरिटी है काम करने की और ना ही इनके बाकी कोलीग्स में है। और कोई ऐसा बंदा अगर है तो वी विल मेक अ डिफरेंस एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम कराची टुगेदर विद आफ्ताब भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सी हैं लेकिन आवाम की जो खबर मेरे पास है वो अच्छी नहीं है। और वो खबर ये है कि इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई 42% की शरह को छू रही है और अभी मजीद मिनी बजट लाने की तैयारियां की जा रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, मिनी बजट लाने पर सोग बनाने वाली मौजूदा हुकूमत ने भी अब मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत सिगरेट, दरामदी फ़ोन और गाड़ियों समेत दीगर दरामदी सामान मजीद महंगा हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने IMF की जी हुजूरी में दरामदात से भी पाबंदी खत्म कर दी है। ये कैसी हुकूमत है जो IMF की पेशगी शराइत पूरी करने के लिए उस कौम का रहा सहा चंद खतरे का खून भी निचोड़ रही है। खुद हुकूमती वज़रा कहते हैं कि IMF ने हमें तिगनी का नाच नचा दिया, मगर उसके बावजूद इतने बुलंदोबाग दावे क्यों किए जा रहे हैं? मिनी बजट लाने और दरामदात पर से पाबंदी हटाने से आवाम का फायदा हो या नहीं हो, मगर चंद अशराफिया का फायदा जरूर होगा। लेकिन इन अशराफिया को फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा है, इस पर हम जरा बात हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर माशियात हैं डॉक्टर अशफाक हसन सिद्दीकी साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सर, आपकी बड़ी माहिराना राय होती है, लेकिन आवाम ये पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी माहिराना सोच है हमारे वजीर खजाना की कि लग्जरी आइटम पर दरामद हटा दी गई है, चंद अशराफियों को फायदा पहुंचाने के लिए मिनी बजट लाया जा रहा है, 80 अरब के टैक्सेस लगाए जाएंगे। ये किसकी सोच कार फरमा है इन तमाम फार्मूलाज के पीछे? सर देखिए, पाकिस्तान की माशी पॉलिसी जो है वो इस वक्त IMF के हाथ में है और हमारा स्टेट बैंक और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिंपली ये इम्प्लीमेंटर है ऑन बिहाफ ऑफ द IMF। सही। तो आप किसको दोष देंगे? क्या वजीर खजाना को दोष देंगे? क्योंकि वो पॉलिसी तो नहीं बना रहा है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। जो हुक्म होता है वहां से वो इम्प्लीमेंट करता है। इसी तरीके से स्टेट बैंक है, वहां से हुक्म होता है कि इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ा देते हैं, चाहे उसकी कोई बने या ना बने। तो हम वाशी तौर पे हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है। ये जितने भी आपको नजर आते हैं ये सब ऐसी भाग दौड़ के लिए है, ये बस इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग रह गए हैं। हम पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। वहां से हुक्म हुआ कि आप इसके ड्यूटीज को है सबको, जिसको आपने पाबंदी लगाई थी इंपोर्ट पे, उसको खत्म कर दें। पहले लगा दिया था, वहां से हुक्म हुआ खत्म कर दें। जी आमन्ना सदकला, हम खत्म कर देते हैं। और उसके लिए जस्टिफिकेशन तो हर में तैयार, वरना फिर लोग सियासत में जो है अगर आए और उनके पास हर दौर के लिए, हर लम्हे के लिए अगर जस्टिफिकेशन ना हो तो वो पॉलिटिशियन नहीं होते हैं। तो उनका एक आर्ट है जो उनकी महारत है, उसमें हर जब लगाने की बारी हो तो भी जस्टिफिकेशन आ जाएगा, जब उसको हटाने की बारी हो फिर भी जस्टिफिकेशन आ जाएगा। मेरे ख्याल में जो इंपोर्ट पे पाबंदी अगर वाकई हटाई जा रही है और ये IMF के कहने पे की जा रही है बिल्कुल, तो ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई कानून इसे मना नहीं करता है। अगर कोई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें WTO की, तो WTO ने खुद इजाजत दी हुई है कि कोई मुल्क अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार हो तो वो इंपोर्ट को बैन कर सकता है, बैन। लेकिन इट शुड बी टाइम बाउंड एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ये ना हो कि जापान से तो बैन हो गई है लेकिन चीन से आ रही है, ऐसा नहीं होगा। तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और टाइम बाउंड बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर, जैसे मैंने कहा कि पॉलिसीज हम तो नहीं बनाते, पॉलिसीज वहां से आ रही, ये तो सारे इम्प्लीमेंटर हैं।
इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बस, उसमें तो डॉक्टर साहब फिर ये क्यों कहती है ये हुकूमत बार बार कि ये सारे इकदाम करके हम डिफॉल्ट से बच गए हैं, मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा? क्या वाकई हम बच गए हैं? हमारा मुल्क जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार नहीं हो रहा, डिफॉल्ट का शिकार नहीं हो रहा? डॉक्टर साहब ठीक है, डॉक्टर अशफाक हसन से राब्ता अभी हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं कि उनसे राब्ता हमारा बहाल हो। जब ये बात की जाती है नाजरीन कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो ये सिर्फ बातें क्यों की जाती हैं? जो सवाल है वो ये है कि जब आप कर ही नहीं सकते कुछ भी इम्प्लीमेंट, आपकी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं, सारी मर्जी ही IMF की है, आप कोई पॉलिसी बना ही नहीं सकते, आप सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं, आपको हुक्म दिया जाता है और आप उस हुक्म को सिर्फ मान लेते हैं, तो फिर आके ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने का, आवाम को तसल्ली तशफ़ी देने का, बड़ी बड़ी बातें करने का मकसद क्या है? अगर आवाम को रिलीफ दिया ही नहीं जा सकता तो फिर बातें भी ना की जाएं। आज अगर महंगाई 20% पर है तो उसका असल कसूरवार कौन है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी कि डिफ़ॉल्ट की जो सूरत हाल थी, क्या हम उससे निकल आए ये सारी शराइत पूरी करके IMF की? देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ये सियासी स्टेटमेंट होते हैं, ये सियासतदान जो है जस्टिफिकेशन के लिए अगर कोई मुश्किल काम कर रहे हैं तो लोगों को ये कहा जाता है कि अगर हम ये ना करते तो ये तबाही हो जाती, ये बर्बादी हो जाती, तो ये एक जस्टिफिकेशन होता है और ये सियासतदान देते हैं। तो मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने न कभी माजी में डिफ़ॉल्ट किया है, ना आज कर रहा था और ना इंशाल्लाह कल करेगा। ठीक है ना? तो ये कहने की बातें होती हैं, सियासी बयानात देते हैं, चूंकि इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ दिस इज द ब्यूटी ऑफ कीपिंग योर नेशन इलिटरेट। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। क्यों जो बोलेंगे ताली बज जाएगी इसमें। सर ये सियासी बयानात देते हैं आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन सर जब 13% पर महंगाई थी तो शोर मचाया जाता था, आज महंगाई 42% पर है, हर चीज़ महंगी हो रही है, डॉलर रेट बढ़ा तो ये कहा गया कि जी इस वजह से सारी सूरत हाल ऐसी है। अब डॉलर भी कम हो रहा है, आर्मी मंडी में सर तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं। जब एक दफ़ा महंगाई होती है तो वापस नहीं होती है। आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या कहती है कि ये आवाम तक उसके असरात पहुँचाएगी? हुकूमत इतनी केपेबल है कि महंगाई कम कर सके? अगर IMF ये कहेगा कि जी ये महंगाई को कम कर दिया जाए क्योंकि डॉलर जो है आपका सस्ता हो गया है, रुपया आपका ज़रा स्ट्रांग हो गया है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में। इम्प्लीमेंट करने वाले सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं ना, बनाने वाले तो नहीं बैठे हुए हैं पॉलिसीज। सर तो बात ही खत्म हो गई। ये रखिए, आप किसी फाइनेंस मिनिस्टर को, आज के फाइनेंस मिनिस्टर को या आज के गवर्नर सेंट्रल बैंक को क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये कुछ भी नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो वहां से बनी हुई चीजें आती हैं उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। दैट्स इट। तो अभी इम्प्लीमेंटर को जो आप क्या उनसे शिकायत करेंगे? डॉक्टर साहब ये सूरत हाल में हमने मुल्क को पहुंचा दिया है। देखिए आखिर क्या वजह थी कि मैं इमरान खान साहब को भी कहता रहा कि खुदा के वास्ते IMF में ना जाओ, बर्बाद हो जाओ, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। कोई पाकिस्तानी आज बताए कि क्या मुल्क बर्बाद नहीं हुआ है? क्या मैं सही नहीं कह रहा था उस वक्त ये मीडिया वाले कहां थे जब मैं अकेला तरह कह रहा था कि ना जाओ, बर्बाद हो जाओगे? आज सब खामोश बैठे हुए हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये कहें कि इमरान खान IMF के पास गए तो बर्बाद हो गया मुल्क, उससे पहले हम कितनी बार IMF के पास गए, हम फिर IMF के पास गए, ये तो यहाँ पर होता आया है। इससे निकलने का कोई रास्ता है? अगर वाकई है तो फिर क्यों नहीं जाते हैं सियासतदान उस रास्ते की तरफ? सर 2004 से 2008 तक हम क्यों नहीं थे IMF में? क्यों निकल कर आए थे? यही, मैं कोई माजी की बहुत दूर की बात तो नहीं कर रहा हूं। 2004 से हम IMF से निकल गए थे और 2008 तक जो उस वक्त की हुकूमत थी वो नहीं गई थी IMF में, हम खुद पॉलिसीज बना रहे थे। और उस पीरियड का जो रिजल्ट है आज हमें यही वर्ल्ड बैंक वाले कहते हैं हर हुकूमत को कि वो वाला तुम्हारा बेंचमार्क है जो 2004 से 2008 का था, तुम्हारा जो सारे इंडिकेटर वो तुम्हारा बेंचमार्क है। तो आप खुद पॉलिसी बनाएंगे तो चीजें बेहतर होंगी, लेकिन जब दूसरे आपको बना कर देंगे, वो आपके कोई हमदर्द नहीं है जो बना के दे रहे हैं आपको पॉलिसीज। हम 1988 से मुसलसल IMF में हैं, बारिंग दिस
4 years of 2000 to 2004 to 2008 18 मरतबा जा चुके हैं IMF में, और 1988 से चीजें खराब होती चली गई है। मैं इसी तजुर्बे के बुनियाद पर इमरान खान साहब से कह रहा था कि ना जाएं, आप बर्बाद हो जाएंगे, मुल्क बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो जाएगी। आज किसी से पूछें कि क्या पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो गई है IMF में जाकर? क्या मैं सही नहीं कह रहा था? तो डॉक्टर साहब, तो जो लोग उस वक्त हुकूमत ने आपकी बात क्यों नहीं सुनी थी, और अब क्या ये बात सुनी जा सकती है? कोई वे ऑफ है? आप अगर आज की हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहें, या फिर हम फंस चुके हैं बुरी तरह? देखिए, अब तो बहुत इतने बुरी तरीके से फंस गए हैं कि आप 8-10 साल तो भूल जाएं। ठीक है ना, कि आप इसी तरीके से चलते रहेंगे क्योंकि जज्बा नहीं है लोगों के अंदर में। दुनिया में 190 मुल्क IMF के मेंबर हैं। हम जैसे निकम्मे मुल्क जो है ना, वही IMF के पास मुसलसल जाते हैं। तो बताएं, आप पूछें ये कोई 12-14 मुल्क होंगे इस तरीके से, तो ये 170 मुल्क जो हैं दुनिया में, वो कैसे अपनी मईशत को चला रहे होते हैं, जिसमें गरीब अफ्रीकी मुल्क भी है। सही बात है। वो कैसे अपनी मईशत को चला रहा है? ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। लेकिन अगर आपकी नियत ही ना हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कुछ पुल फैक्टर होता है और कुछ पुश फैक्टर होता है। पुल वहां से होता है, लाओ पाकिस्तान को IMF में, कुछ पुश होता है, यहां से धक्का देते हैं, और वो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड लोग होते हैं, हर कैबिनेट में होते हैं स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड। वो कहते हो प्राइम मिनिस्टर साहब अगर नहीं गए तो ये बर्बादी होगी, ये तबाही होगी। वो बेचारा प्राइम मिनिस्टर कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं होता है, वो सियासतदान होता है। जब हर तरफ से उसके कैबिनेट के वजीर ये कहे कि वो बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे अगर हम नहीं गए IMF में, तो चला जाता है वो। तो जब हम IMF में जाते हैं तो वहां से उसके इम्प्लीमेंटर भी आते हैं IMF प्रोग्राम के लिए। एक कराची में उतरता है, एक इस्लामाबाद में उतरता है हेलीकॉप्टर से। तो क्या वो हमारे हमदर्द होते हैं? वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए हेलीकॉप्टर से लोग उतारे जाते हैं पाकिस्तान में। ये सब एक डिजाइन है। डिजाइन के तहत पाकिस्तान की मईशत को 1988 से कमजोर किया जा रहा है। इकोनॉमिक इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान, ये एक मंशा है कुछ लोगों का कि पाकिस्तान को इंटरनली इकोनॉमिकली इम्प्लोड कर दिया जाए, और वो होगा IMF के प्रोग्राम के। ये किन लोगों की मंशा है डॉक्टर साहब? किन लोगों की मंशा है? सब ये रहने दें, ये बहुत बात दूर तक निकल जाएगी, यहीं तक काफी है। अकलमंद को इशारा काफी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये आपने 10 साल की बात कर दी है, तो यानी कि कहने का मकसद ये हुआ कि अगले आने वाली हुकूमत भी रोएगी आवाम के सामने, कहेगी बर्बाद हो गए, IMF के पास गए थे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है, हम ऐसे ही बैठे रहें और महंगाई बढ़ते हुए देखते रहें। आवाम मैटर नहीं करती है ना। आवाम कौन से पावर कॉरिडोर में होते हैं? आवाम सिर्फ जाकर वोट दे देती है, जीते हैं या उनसे दिलवा दिया जाता है, शनाख्ती कार्ड उनका किसी कोई रख लेता है, जब ठप्पे शप्पे लग जाते हैं शनाख्ती कार्ड वापस कर दिया जाता है उसका, बस यही चल रहा है। तो आवाम तो बेचारे उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो दर्द सहने के लिए जिंदा है। वो मदावा नहीं कर सकते, वो दर्द सहने के लिए जिंदा है, बस वो कुछ कर नहीं सकते। वो सिर्फ वोट दे सकते हैं, वोट देते हैं या दिलवाए जाते हैं। ये हम सबको पता है कि कैसे इस मुल्क को वोट पड़ता है। तो ये है कि अब हमारी जो माशी हालत है बहुत ज्यादा खराब की गई है। दोबारा कह रहा हूँ, खराब हुई नहीं है, की गई है, ताकि पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, ताकि पाकिस्तान आइंदा 10 साल तक निकलने का सोच न सके IMF के साथ। और जो लोग आएंगे, देखिए क्या होगा अगर ये हुकूमत चली गई, जो भी आई वो पिछले वाले पे कहेंगे वो सारा काम खराब करके तो वो गए थे जनाब। बिल्कुल यही होता है। और हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जाना होगा IMF के पास में, ठीक है। वो बर्बाद, फिर IMF में जाएंगे, बर्बाद होते जाएंगे। वो हट गए, जो दूसरा आएगा वो कहेगा सारा बर्बाद तो पीछे वालों ने किया है, हमारे पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं है IMF के बगैर, हम जाएंगे। ये सिलसिला एक चेन रिएक्शन जो है वो चलता है। बड़ी अफसोस की बात है और बड़ी आपने कड़वी सच्चाई आपने बता दी है कि यही सच्चाई है कि कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया, जानबूझकर मईशत को इस तबाहाली की जानिब ले जाया गया है।
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अशफाक, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और हम ज़रा बात करेंगे तोशा खाना की सूरत हाल पर, जिसमें इमरान खान को ना सिर्फ इंक्वायरी के लिए तलब किया गया है, इमरान खान ने कहा मैं किसी इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनूंगा और ना ही FIA मुझे तलब कर सकता है। लेकिन बड़ी दिलचस्प चीज़ सामने आई और मैं खबर पढ़ रही थी, जस्टिस लोधी साहब ये कहते हैं कि तोशा खाना जो है वो किसी भी बाज़ाब्ता कानून के तहत वजूद में आया ही नहीं था। ये भी कह रहे हैं अवाम की दिलचस्पी और उनके लिए कुछ कौमी अहमियत के सवाल जो उनसे किए गए, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि बाकायदा कोई कानून नहीं था, बल्कि 1947 में कैबिनेट डिवीजन ने इंतजामी जो इंतजामात थे उसके तहत एक अमानत घर के तौर पर तोशा खाना कायम किया था और उसके बाद ये चलता रहा। अब उसकी कानूनी हैसियत जो है वो एक सवालिया निशान है। तोशा खाना का मामला नाजरीन आज का नहीं है बल्कि पुराना है। कई वज़ीर आज़म पर तोशा खाना के हवाले से केसेस बने, इल्ज़ामात लगाए गए। आज इमरान खान के ऊपर भी कई इल्ज़ामात हैं और हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान पर इस पर नाअहली का केस बनता है, चाहे वो ममनुआ फंडिंग हो या तोशा खाना। क्या नाअहल करार दिया जा सकता है या नहीं, इस पर हम कानूनी तौर पर तो बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो सियासी सूरत हाल होती है ये किस तरफ जारी है, इस पर ज़रा हम ज्वाइन करें। तज़ियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं PJ मीर साहब, उनको अपने प्रोग्राम में मैं वेलकम करती हूँ। मीर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या लग रहा है आपको ये जो इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं कि जी नाअहल करवाया जो है इमरान खान को, वाकई करवा सकती है हुकूमत या सिर्फ ये सियासी चालें हैं? ये एक आप कह लें कि ये बेसिकली एक, बिल्कुल आपने सही कहा, ये सियासी चाल है प्रेशर डालने के लिए। लेकिन जिस तरह के अभी जस्टिस लोधी ने भी कहा, इस पे ऐसा कोई लॉ है नहीं है। और मेरी परसों बात हो रही थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब से, तो उन्होंने भी ये कहा कि देखो ये मैंने एक गाइडलाइन सेट कर दी थी कि आपने पैसे देने और जो उसकी वैल्यूएशन है उसकी वैल्यूएशन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करता है, उसके बाद आप जो पैसे हैं आप उनको दे दें उसके करके। अब ये जो चीज है इसका एक वो कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, ये मैं समझता हूँ ये इनको आगे भी सारे को तंग करेगा, एक को नहीं सबको तंग करेगा। ये आपको गिफ्ट्स देते हैं, वो आपके स्टेट उसमें जाते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, तोशा खाना जिसको आप कहते हैं वहाँ, और वहाँ आप इन सेफ्टी रहते हैं, जिसने लेना होता है वो ले लेता है। अब मुझे पता है, मैं नाम नहीं लूंगा आपके शो के अंदर, मुझे पता है कि किन किन लोगों के अंदर लोगों के घरों में ये जो गिफ्ट्स पड़ी हैं और क्या क्या चीजें नहीं पड़ी हैं। अब मैं क्या बात करूं, मुझे ये मैं एक बात करूंगा वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, हाँ जी ये, लेकिन बात तो सच है, सही बात। सो द क्वेश्चन इज आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? अगर आपने उसको डिस्क्वालीफाई कराना किसी सही चीज पे कराओ, लेकिन आपने नहीं, आपने एक ले लिया जहां कोई कंट्रोवर्सी करानी होती है, एक वीडियो निकल आती है, उसके बाद ऑडियो निकल आती है, उसके बाद कुछ लेटर्स निकल आते हैं। ये तो हमारी पॉलिटिक्स का हाल हो गया सुमैया। अगर हमने इन्हीं रस्तों पे चलना है तो वो कहते हैं, कहावत है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आप उस रास्ते पे मत जाओ। आप मैं समझता हूँ संजीदगी से सियासत करो, और सियासत करो अवाम की, जिसकी महंगाई का बेड़ा गर्क हो गया है, महंगाई का। सर सॉरी से वो कोई नहीं करता, आवाम की तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए परवाह नहीं है। क्यों? ये मैं आपसे पूछती हूँ, ये इनके जाती मफादात हैं या क्या, ये सियासत क्यों नहीं करते आवाम के लिए? सर आपकी बात कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। अभी ब्रेक से पहले मीर साहब से जो मेरी गुफ्तगू हो रही थी वो ये हो रही थी कि हमारे सियासतदान सिर्फ इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे अपने जो हरीफ हैं उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं, गिरफ्तारियां करवाई जाएं, लेकिन जो फिक्र होनी चाहिए, जो सियासत होनी चाहिए, वो आवाम के लिए होनी चाहिए, वो नहीं होती। अगर मैं अभी कराची की बात करूँ, ज़ाहिर है यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कराची में जितनी बारिशें हुई, बल्कि पूरे मुल्क में बारिशों के बायस हुकूमती नाअहली और इंतज़ामिया की गफलत के सबब तबाही बपा है। कोयटा से कराची तक डूबी हुई सड़कें हुकूमती कारकर्दगी का फसाना सुना रही हैं नाजरीन, तो दूसरी जानिब हुकूमत के इत्तेहादी खुद इख्तियारात की जंग में मशगूल नजर आ रहे हैं। कराची में बरसों से वजारतों के मजे लूटने वाले मौजूदा MQM के डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल मजलूमियत के आंसू बहाते हुए कह रहे हैं कि कराची का मुकदमा कहाँ पेश करें। कराची में पूरे खानदान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बारिश के पानी में जिंदगी डुबा बैठे और आप बल्दियाती इख्तियारात की रस्सा कशी में लगे हुए हैं।
कराची के शहरी तो खुद सवाल कर रहे हैं कि हम अपना मुकदमा कहाँ पेश करें। मुल्क का सबसे बड़ा शहर जिसके शहरियों के पास चलने को सड़कें नहीं हैं, पीने को पानी नहीं है, मगर उन्हीं सड़कों पर भरे हुए पानी में मरने के लिए हुकूमत ने उन्हें छोड़ दिया है। आखिर कराची में मौत का ये रक्स कब तक जारी रहेगा? हुकूमत आखिर कब जागेगी? क्या MQM वजारतें लेकर भी बस रोती ही रहेगी कि वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ भी नहीं करेगी? ये सवाल हम कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं ये नहीं मालूम, जवाब कौन देगा ये भी नहीं मालूम, क्योंकि कराची को तो बिल्कुल ही लावारिस छोड़। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर तालपुर साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनको हम वेलकम करेंगे। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपके वक्त का। आप दोनों हजरात से मैं बात करूंगी, लेकिन आप लोगों की गुफ्तगू से पहले मेरी PJ मीर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, मैं चाहती हूँ पहले उसको हम कंटिन्यू करें, फिर मैं आप लोगों को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। जी मीर साहब, ये कब तक होता रहेगा सर, जो सवाल था मेरा? देखिए, ये आपने मुझसे सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट किया था, ये तोशाखाना वगैरह का। अब इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है नेतन्याहू, उनको कहा है जी 42 गिफ्ट्स जो आपको दिए वो वापस कर दें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर टेन्योर। आप उसको ऑफिशियल रेजिडेंस में भी रख सकते हैं, आप उनको अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी वापस कर दें। वहां उन्होंने सीलिंग रखी है $90 की। बरतानिया के अंदर सीलिंग रखी है 50 पाउंड की। हमारे मुल्क के अंदर वो एक जो हमने जो अपना आप कह लो कि लेवल अख्तियार किया कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है, आप उसकी मार्केट वैल्यू पे कर दें और वो आप ले जाएं। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, ये शायद किसी को नहीं पता। हाँ जी कि नवाज शरीफ, आपको पता है, बड़े उनको बड़ा घड़ियों का शौक है, उनको गाड़ियों का शौक है, और वो घड़ी बड़ी महंगी पहनते थे। जब वो सऊदी अरेबिया जाते थे, वो सऊदी किंग उनसे महंगी घड़ी लेके और सस्ती घड़ी नवाज शरीफ को दे देता था। तो नवाज शरीफ मुझे कहते हैं, यार मेरा तो नुकसान ही हो जाता है, जाके इनसे मिलने का, मेरी घड़ी एक्सपेंसिव उतार देते हैं, तो क्या हम उसको भी उसी लेवल में ले जाए? नहीं, आपकी कुछ पर्सनल चीजें भी होती हैं। तो मैं समझता हूँ हमें उसको उतना रहना चाहिए और अपने आप को लोगों के आगे बदनाम नहीं करना चाहिए कि पता नहीं क्या लूट के ले गया, क्या हो गया। तो आई थिंक ये पेटी पॉलिटिक्स है। चले, आप कह रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड ना करें चीजों को, जो सियासत करनी है वो आवाम के लिए करें, अफसोस की बात है वो की नहीं जाती है। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों के बाद आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं, आपने वक्त निकाला है और बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू मुझे आपसे करनी है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले हैं और बड़े सालों बाद होने वाले हैं। कराची के, सिंध के बहुत मसाइल हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। सवाल ये है कि ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग नदियों में, नालों में डूब के मर रहे हैं। ये मली नदी का जो वाक़या है, इसने दिल दहला दिया। सिंध हुकूमत क्या कर रही है सर? सवाल मेरा आपसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने बड़े अरसे बाद मुझे अपने शो में आने की दावत दी। अच्छा, मैं तो हमेशा दावत देती हूँ आपको, आप टाइम नहीं देते हैं। हमें बुलाना छोड़ दिया था बोलने, तुम क्या किसको शिकायत करते? ओहो, यहाँ तो शिकायत दर शिकायत हो रही है सर। देखिए जी, अभी आपने बात की बल्दियाती इलेक्शन की, तो बल्दियाती इलेक्शन का जो पहला फेज था वो तो आपके सामने हुआ। किस तरह हुआ, क्या रिजल्ट आई, किस तरह से सिंध की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया, उनको सुरखरू किया। कोई रिगिंग मेरे पास नहीं, मैं समझता हूँ आज हर जगह पर बोल का कैमरा खड़ा हुआ है, और रिगिंग तो क्या, रिगिंग की कोशिश भी होती तो आप उसको ऐसा हाईलाइट कर करके दिखाती हैं कि पूरी दुनिया कहती है क्या हो गया यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक साफ सुथरी इलेक्शन थी, और रिगिंग तो तब होती है ना जब मुकाबला हो। मेरे पास मेरा जो PS है, मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से मैं इलेक्ट होता हूँ हर बार इलेक्शन में, वहाँ पर 15 यूनियन काउंसिल्स हैं। उन 15 में से 11 जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो बिना मुकाबले थी, यानी कि पूरा पैनल, ना कोई काउंसलर हमारे खिलाफ खड़ा हुआ था, ना कोई मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ना कोई चेयरमैन। तो अब रिगिंग हम करेंगे जब हमारे बड़े मजे की बात है कि सिंध का और कराची का हाल सबके सामने और पीपल्स पार्टी बिला मुकाबला जीत रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और मैं आपको ये बता दूं कि आगे जो आने वाला इलेक्शन है उसमें भी आप बहुत सिमिलर रिजल्ट्स देखेंगी। मैं समझता हूं कि ये सिंध की आवाम का ट्रस्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, और ऑफ कोर्स मैं आपकी बात मानता हूं, कहीं बड़ी जगहों पे रास्ते रोड टूटे हुए हैं, बड़ी जगहों पे पानी की सिचुएशन खराब हो जाती है, पर जो काम सिंध हुकूमत कर रही है उसको लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। चाहे वो हमारे अस्पताल हो, हमारा साइबर नाइफ हो, हमारी बहुत सी चीज़ों में अच्छाई चल रही है। हमने जो अभी ट्रांसपोर्ट का निजाम एक सुधारा है, बसेस आई हैं और बसेस ऑन द वे है, तो अवाम। तालपुर साहब, अभी मैं रोजाना आती हूँ, मैं रोजाना कोरंगी तक का सफर करती हूँ सर,
जो हाल होता है, गाड़ी चलाना मुश्किल, टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई गलियां। सर मुझे बता दीजिए कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ पानी की निकासी हो रही है, कहाँ सड़कें बन रही हैं, कहाँ गढ़ों को भरा जा रहा है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए जी, रेन ड्यूटी तो मैं खुद अपनी रेन ड्यूटी में था। अभी रेन ड्यूटी छोड़ के मैं उमरकोट भी इसी मसाइल को हल करने के लिए आया हूँ। मोनफ टेक्निकल कॉलेज में हमारा कैंप बना हुआ है रिलीफ का, उसकी विजिट पे तो आपका ये आया बीफर्स में आ गया गाड़ी के अंदर। काम हुआ है। मैं समझता हूँ जिस किस्म की बरसातें इस बार हुई हैं, खतरनाक बरसातें, फ्लड सिचुएशन क्रिएट की है, और उसके बावजूद सिंध हुकूमत ने अपने मिनिस्टर्स को ड्यूटीज देकर, सीएम खुद जो है जिस तरह से काम कर रहा था, हमने कहीं पानी जमा होने नहीं दिया। अगर जमा हुआ, बरसात रुकती तो पानी खत्म हुआ। और ये जो रोडों का मसला है, ये जो अब बढ़ गया है, ये बरसातों के बाद जो रोड टूटे हैं, मैं खुद बड़ा उसकी वजह से परेशान हूँ, शहरी परेशान है। और हमने उस पे मुराद अली शाह साहब ने नया एक प्लान बना कि वो सारी रास्ते रोड को हमने उनका नोटिस लेके प्लान बना के उस पर इंशाल्लाह ताला रिपेयर का काम शुरू कर रहे हैं। अच्छा। ऐसी बरसातों में ऐसी चीजें हो जाती हैं, और जैसी बरसात रुकेगी काम शुरू हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं। चलें, पॉइंट टेकन। अब जरा मैं आफ्ताब जहांगीर साहब से पूछती हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपके हल्के का क्या हाल है सर, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और दिया भी काफी दिनों के बाद, कि मैं शिकायत नहीं करूंगा। अच्छा, चले ठीक है। और तालपुर को मेरा सलाम, मीर साहब को भी मेरा सलाम। मैं तो अपने आवाम से शर्मिंदा हूँ, मैं तो कराची की आवाम से शर्मिंदा हूँ एज ए बहैसियत एक पॉलिटिशियन के। इसलिए कि हम जब जाते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों से वादे करते हैं कि हम तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेंगे, तो आप अपना नुमाइंदा मुझे चुने और मैं आपकी आवाज बनूंगा, तो आपके लिए चीजों को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। करें। बाखुदा आपको बता रहा हूँ कि मुझे इतनी तकलीफ होती है कि जब मैं अपने हल्के में जाता हूँ, और गुजर के कहाँ से जाता हूँ आपको रंगी जाती है। मैं गुजर के डिफेंस से तालपुर का पड़ोसी हूँ, तालपुर भाई के घर से लेकर मैं जाता हूँ जब फरजानी तक, कोंगो पीर तक, तो मुझे कोई जगह ऐसी नहीं मिलती कि जहाँ पर मुझे झटके ना लगे, जहाँ पर मुझे तकलीफ ना हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे अल्लाह ने गाड़ी भी दी है, और बड़ी गाड़ी देने के बावजूद मेरे ये आलम में, तो जिन लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं है, या छोटी गाड़ियाँ या बाइक, तो उनकी क्या तकलीफ का आलम होगा। और हम अपनी सियासत करते हैं। मैं आपकी ईमानदारी की बात बताऊँ, मैं इससे कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, ना कुछ करना चाहता हूँ। कि हमें होना तो ये चाहिए था कि पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, MQM हो, PTI हो, नून लीग हो, कोई भी हो, हम इन चीजों के ऊपर सियासत ना करें कि जी लोग हमें वोट इसलिए देते हैं कि जी हमने बड़ी अच्छी की है। डिलीवरी आपके सामने है, आपको कराची में रहने वाले शख्स को पता है कि क्या डिलीवरी हुई है। मैं क्योंकि अंदरूनी सिंध के हालात तो मुझे पता है, लेकिन मैं उनके जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मैं कराची से मेरा ताल्लुक है। मैं ये सोचता हूँ कि हालांकि होना ये चाहिए कि इस पर हम सब मिल बैठ कर और कराची के शहरियों को बेहतर जिंदगी की सहूलतें मुहैया करने में अपना किरदार अदा करें, और फिर हम जब सियासत करें तो वो मैनिफेस्टो के ऊपर सियासत हो कि हमारी तरजीहात क्या है। इतनी प्यारी आपने बात की आफ्ताब साहब, बेहतरीन बात की है, मैं सलाम पेश करती हूँ। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि इस पर काम भी हो जाए, काम नहीं होता सर। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप यकीन करें, मैं तो हर जगह ऑफर करके आलू भी बहुत अच्छा है मैं दोस्तों के साथ, लेकिन कभी आज तक ये नहीं हुआ कि यार किसी ने कहा आफ्ताब भाई आपके हल्के के अंदर कोई ऐसा मसला हो तो अगर सिंध गवर्नमेंट से आपको कोई मदद चाहिए हो तो मैं आपके लिए तैयार हूँ मदद करने के लिए। अच्छा, तालपुर साहब हमारे साथ हैं, तालपुर साहब हमारे साथ हैं, आपको सुन रहे हैं तालपुर साहब। आफ्ताब साहब बहुत अच्छी पेशकश कर रहे हैं, मिलके पीपल्स पार्टी PTI के साथ संवार सकती है कराची के हालात। लेकिन मसला ये है कि हम होता क्या है कि जैसे मेरे हल्के के अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी रहता है वो क्रेडिट लेने के चक्कर में, क्रेडिट क्या है कि जी अगर नहीं तो सर मेरे प्लेटफॉर्म पर आप लोग बात कर लेना, अभी आप दोनों साथ ही मौजूद हैं, तालपुर साहब भी हैं, आप भी हैं, बात तो कर लेना आपस में। मैंने तो किया तालपुर, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैं तो कई और प्रोग्राम में। तालपुर साहब आप जवाब देंगे इस बात का? बिल्कुल, मैं समझता हूँ आफ्ताब साहब एक बहुत ही सिंसियर शख्स हैं, काम करना चाहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर किसी के साथ मिलकर काम बेहतरी के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए, सिंध के अलग अलग सूबों की बेहतरी के लिए करना चाहती है। पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ना चाहता कि PTI में बहुत कम लोग हैं आफ्ताब भाई जैसे जो वाकई सिंसियरिटी से कुछ काम करना चाहते हैं, और मैं तो उनको वेलकम करूंगा, बिल्कुल आए मेरे साथ, जिस फोरम पे आप कहें। सिंध हुकूमत का मैं नुमाइंदा हूँ, काबीना का मेंबर हूँ, मेरी तरफ से और भी जितने वजीरों से आपको जो कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी हम देंगे। पर वही बात है कि ना तो इनकी
लीडरशिप में कोई सिंसेरिटी है काम करने की, और ना ही इनके बाकी कोलीग्स में है। पर कोई ऐसा बंदा अगर है तो वी विल मेक अ डिफरेंस एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम कराची टुगेदर विद आफ्ताब भाई। अच्छा देखिए सही है। अच्छा जी 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 आफ्ताब साहब, थोड़े बहुत तरक्याती काम किए, आप यकीन करें सुमैया मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मुझे पूरे उसमें ले जाए, अपने कैमरामैन को घुमाए, बोले कि यार जो तरक्याती काम उस इलाके के लोगों से पूछे तो वो बताएंगे, लेकिन किसी एक जगह मेरी तख्ती नजर नहीं आएगी आपको कि मैं जा रहा हूँ, मैं रोड बना रहा हूँ तो उस पर तख्ती लगा रहा हूँ कि ये रोड मैंने इफ्तिताह किया है। और भाई रोड एक दिन तो सही नजर आती है, दूसरे अगर 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो टूटी हुई होगी तो उस तख्ती को लोग गालियां दे रहे होंगे, कहेंगे यार इसने ये रोड। आफ्ताब साहब अफसोस की बात ये, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, तख्ती लगाना असल मामला नहीं है। मैं तो खुद कराची में बाहर आउटडोर शोज करती हूँ, मैं अगली बार आप दोनों को दावत दूंगी कि आप दोनों मेरे साथ चलें, अगर आप लोगों के पास टाइम हो और वक्त हो आप लोगों के पास, तो मैं यहाँ पर ऑन एयर ये बात कर रही हूँ कि आप दोनों चलिए और चल के दौरा कीजिए शहर का मेरे साथ, ताकि हम आवाम को दिखाएं कि कितने काम हुए हैं। अच्छा क्योंकि वक्त की कमी में चाहूँगी ज़रा आप मीर साहब का भी इस पर मौक़िफ़ ले लें, फिर आप दोनों के पास दोबारा मैं आती हूँ। मीर साहब कराची के बहुत मसाइल है ना, ये इतना बड़ा शहर है, उरूस उल बलाद जिसको हम कहा करते थे, अब तो कहना भी अजीब सा लगता है क्योंकि इतनी टूटी। अच्छा कोई अब एक इलाका नहीं रहा कराची का जिसको हम कहें ये पॉश इलाका है, कोई इलाका नहीं है, अब सब इलाके बराबर हो गए, टूटी हुई सड़कें, पानी भरा हुआ, सेवरेज के मसाइल, पीने का पानी साफ नहीं। आपको क्या लगता है, आप तो एक सहाफ़ी हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई कोई सियासी जमात सिंसियर है इस शहर के साथ? कराची एक ऐसी शहर है कि जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि समरसेट स्ट्रीट एंड फिंसन स्ट्रीट, ये दोनों स्ट्रीट्स और भी कई, ये इनको धोया जाता था, शाम को साफ किया जाता था, सफाई होती थी, ट्रैफिक ओबे किया जाता था। आज आपके पास जो सबसे पीटीआई के पास, पीपीपी के पास, एमक्यूएम, हर एक के पास हर चीज मौजूद है सिवाय एक चीज के, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। आज आप फ्लड्स की बात करते हैं, आप ड्रिग रोड पे देखें, ड्रिग रोड पे पानी क्यों खड़ा होता था? क्योंकि आप और मैं प्लास्टिक के थैलियां पकड़ के हम रोड पे फेंकते थे, गटर आपके ब्लॉक होते थे और पानी रोड पे आता था। मुस्तफा कमाल ने आके काम किया, जबरदस्त काम किया, लेकिन लोगों ने फिर वही काम शुरू कर दिया। देखें हमारी भी जिम्मेदारी है, हम सियासतदानों को बड़ा गंदा कहते हैं, but what about our civic responsibilities? हमारी बिल्कुल सर, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। माज़र साहब मुझे कट करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी बात हमारी नाजरीन तक पहुंच गई है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम कब तक ब्लेम गेम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान कह रहे हैं रेहान हाशमी साहब, उनका ही मौक़िफ़ लेते हैं। रेहान साहब अभी तो एमक्यूएम इस बात पर है कि जी हमने सही गिना ही नहीं गया है, तो फिर इलेक्शंस किस बात के। लेकिन अब ये मामला हम अगर आगे बढ़ जाएं कि जी गिना ही नहीं गया, आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप कहीं और लेके जाएं इस मामले को, बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, एमक्यूएम क्या ऐसे वोट मांगेगी आवाम से, और क्यों वोट देंगे एमक्यूएम को नाजरीन या आवाम हमारी, कि भाई क्या किया एमक्यूएम ने कराची के लिए? एमक्यूएम के बाद बल्दियात था, तो वो बल्दियात के जिसकी मिसाल लाहौर में भी दी जाती थी और इसकी मिसाल थी, और एमक्यूएम के लोग कराची के को ओन करते हैं, कराची में रहते हैं और कराची के उन तमाम कोर इश्यूज के ऊपर लब कुशाई करते रहे हैं हम पे। और अभी मौजूदा बल्दियाती इंतखाबात जो हो रहे हैं, उस बल्दियाती इंतखाबात को इंपावर करने के लिए एमक्यूएम ही वाहिद जमात है जिसने 2013 के कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था प्रोविंशियल असेंबली में। और आज जो तमाम दीगर जो जमातें हैं वो खामोश 2013 में पटिशन दायर की, 2017 में दोबारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की, 2020 में रिव्यू पटिशन के लिए गए, और उसके बाद आपने देखा कि रिसेंटली 4-6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आर्टिकल 140A का इतलाक किया जाए और सिंध गवर्नमेंट को पाबंद किया कि आप अमेंडमेंट करें, और उसके ऊपर नेगोशिएशन हमारी चल रही है। क्योंकि बे इख्तियार बल्दियात हो तो लोग सफर करेंगे, लोग सफर करते रहे हैं, और 10 साल के बाद होने वाले इलेक्शन जो कि 2015 में हुए थे और 2013 के कानून के तहत हुए थे, उसके आपने असरात देखे कि क्या क्या असरात हुए हैं। दूसरी चीज ये कि ऐसा बल्दियात जिससे उठाने का इख्तियार ना हो और अपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अलग बना दे, क्या तुक बनता है? वाटर बोर्ड हो, चाहे वो मास्टर प्लान हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, केडीए हो, एलडीए हो या एसबीसीए हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसको बना दिया है अब, ये तमाम बल्दियाती इदारे हैं, ये बल्दियात का काम होना चाहिए था। हो कोई भी हो, कराची का मेयर होगा। और इस पर तो आपकी पीपल्स पार्टी से बात भी हो गई है, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। मैं चाहूंगी आप तमाम हजरात को मैं दोबारा दावत दूं,
बल्दियाती इंतखाबात से पहले हम इस पर फिर गुफ्तगू करें, क्योंकि गुफ्तगू बहुत लंबी है लेकिन वक्त जो है वो बहुत कम पड़ जाता है इस तमाम तक गुफ्तगू के लिए। तो आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, नाशमी साहब, तैमूर तालपुर साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, इख्तियारात पूरे हों और सारी चीज़ें हों और आवाम के मसाइल हल हों। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।